यस सर। देखो आप जैन में देखोगे ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। चैप्टर का नाम दिया हुआ है रिफॉर्म्स सिंस 1991। बुक होगी तो ओपन कर दो, ये चैप्टर दिख जाएगा तुमको। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, शॉर्ट में एनईपी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक बात का मतलब समझना, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? तो जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ये आप बुक में टिक कर देना अपने, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एसिलरेट, एसिलरेट मतलब होता है इंक्रीज करना, एसिलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज लाई जाती हैं उसे बेसिकली कहा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म। सबसे पहली बात ये समझो। अब हमारे इंडिया की क्या पोजीशन थी 1990s तक, 1990 तक हमारे यहाँ जो पॉलिसीज चला करती थी वो थी LPQ। क्या चला करती थी? LPQ। ये 3 पॉलिसी चलती थी 1990 तक। या L का मतलब था लाइसेंस, P का मतलब था परमिट, और Q का मतलब था कोटा। ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस चालू करना है लाइसेंस लो, बिना परमिशन के इंडिया में आप कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते थे, और एक फिक्स लिमिट तक ही आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। फिर इसको क्या किया गया, ससम्मान रिप्लेस किया गया, और इसकी जगह 1990 के बाद जो पॉलिसी आई 1991 में, वो आई LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो पहले तो ये बताओ आपको, ये जो मैंने बोला ये समझ आया कि नहीं? किसको किसने रिप्लेस किया? LPQ को रिप्लेस किया LPG ने। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। आ गई? अच्छा, आगे अब इस चैप्टर में हमको क्या करना होता है बेटा? तीनों पॉलिसीज का हाईलाइट फीचर पढ़ना होता है। जैसे कि सबसे पहली पॉलिसी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है। लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है ये बोलती है, फ्रीडम की बात करती है, फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है, फ्रॉम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी, उस रिस्ट्रिक्शन को हटाना बेसिकली लिबरलाइजेशन किया जाता है। जब कोई चीज लिबरलाइज होती है तो इसका मतलब ये होता है उसे आजाद कर दिया गया है। पहले हमारे यहाँ जब भी कोई बिजनेस करता था तो उसपे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। आप बिजनेस अगर स्टैब्लिश करने जाओ तो भी रिस्ट्रिक्शन था, लाइसेंस लेना होता था, बिजनेस को एक्सपैंड करने जाओ तो भी लाइसेंस लेना होता था, कोई नई चीज प्रोड्यूस करना है तो भी लाइसेंस लेना होता था। हर चीज में आपको लाइसेंस लगता था, परमिशन लगती थी। लिबरलाइजेशन आने के बाद इसे हटा दिया गया। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? लिबरलाइजेशन आने से क्या हुआ ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब जब लिबरलाइजेशन आया तो अलग अलग तरह के इसमें रिफॉर्म्स आए। तो आपको मेनली जो क्वेश्चन है इन्हीं रिफॉर्म से आते हैं। अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स आए, जैसे कुछ है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म है। ठीक है, वैसे कुछ रिफॉर्म जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है। आपको सिखा दे रहा हूँ एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप एकदम अच्छे से इसको एग्जाम में कर सको। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आए, कुछ फिस्कल रिफॉर्म आए, और कुछ फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म आए। तो एग्जाम में जो लिबरलाइजेशन से मेन क्वेश्चन आता है वो बेसिकली रिफॉर्म्स को लेकर आता है, कि जब लिबरलाइजेशन आया हमारे देश में, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये रिकॉर्डिंग भी अभी भेज दूंगा। ठीक है, तो जैसे
लिबरलाइजेशन आया ना, तो उससे क्या क्या रिफॉर्म आए? तो जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म मतलब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए बहुत सारे मेजर दिए गए। जैसे सबसे पहला मेजर दिया गया अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। पहले इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री चालू करनी होती थी तो गवर्नमेंट से आपको स्पेशल परमिशन या लाइसेंस लेना होता था। अब इस रूल को हटा दिया गया है और केवल अभी भी 5 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां लाइसेंस लेना पड़ता है, अदरवाइज कहीं लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। ये 5 इंडस्ट्रीज जो है वो है लिकर, शराब के लिए लाइसेंस लगता है, सिगरेट के लिए लाइसेंस लगता है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए लाइसेंस लगता है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव या धमाके वाले डायनामाइट बनाने के लिए अभी भी लाइसेंस लगता है, और एट लास्ट अगर आप कोई डेंजरस केमिकल बना रहे हो तो इसके लिए लाइसेंस लगता है। तो पहले तो हर इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना होता था, फिर ये नियम हटा दिया गया। अब बोला गया सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना है, लिकर, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और केमिकल। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर, आगे समझ आ गया। दूसरा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म ये लाया गया है कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया। पहले 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो फुल पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी। 1991 में इसको रिड्यूस करके 8 तक कर दिया गया। फिर 2010-11 आते आते इसको 2 पे ला दिया गया। अब 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज जो फुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एक है एटॉमिक एनर्जी और दूसरी इंडस्ट्री जो है वो रेलवे। बाकी हर इंडस्ट्री पे अब प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस कर सकता है। तो आप ये रिफॉर्म सीखिए। इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म लाया गया? लाइसेंस रूल हटा दिया गया है। अब सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्री है जहां लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक सेक्टर के रोल को घटा दिया गया। पहले 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के फुल कंट्रोल में थी, फिर उसको 8 किया गया, अब ये 2 पे रह गई है। चलिए बताइए, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। एक तीसरी चीज जो की गई वो की गई डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। ठीक है, पहले क्या था, बहुत सारे गुड्स ऐसे थे जिनका प्रोडक्शन रिजर्व्ड था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, मतलब कुछ गुड्स ऐसे थे जिसको केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती थी। बाद में क्या किया गया, ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया गया, डी रिजर्वेशन कर दिया गया। अब कोई भी इंडस्ट्री कोई भी सामान बना सकती है। जैसे पापड़ मेकिंग का काम पहले सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकती थी, अब उसको डी रिजर्व कर दिया गया। बोला गया हर इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकेगी। चलिए बताइए, आपको ये 3 रिफॉर्म समझ आए कि नहीं आए? हाँ या ना? यस सर। चौथा जो रिफॉर्म लाया गया वो ये कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले क्या होता था, जैसे मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इसमें क्या होता था, लाइसेंस लगता था। बिना लाइसेंस लिए बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते थे। लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ, लिबरलाइजेशन आ गया और इसमें यह बोला गया कि आप फुल बिजनेस एक्सपेंशन करो, और आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। देखो इंडस्ट्रीज के रिफॉर्म सीखो कितने अच्छे हैं। इंडस्ट्रियल रूल हटा दिया गया, लाइसेंस नहीं लेना इंडस्ट्री चालू करने के लिए। पब्लिक सेक्टर के रोल को 17 से 8 किया गया, फिर 2 कर दिया गया। पहले कुछ ऐसे गुड्स थे जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सकती थी, अब वो सबको बोल दिया गया सब बनाओ, डी रिजर्वेशन कर दिया गया। पहले आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करनी होती थी या बिजनेस एक्सपेंड करना होता था तो आपको लाइसेंस लेना होता था। अब क्या कर दिया गया, बिजनेस एक्सपेंड करना है तो कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम डाल दिया गया, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले जब विदेशों से मशीन लाते थे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे, अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। विदेशों से जितनी मशीन मंगवानी है मंगाओ, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। चलिए बताइए, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर, आ गया।
आ गया। तो ये पूरे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सेम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? बात ध्यान रहेगी, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. याद रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो लाया गया, ये रिफॉर्म्स लाया गया देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। दूसरा लाया गया देश के स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तीसरा लाया गया देश के फॉरेन एक्सचेंज के लिए। ये रिफॉर्म लाया गया। तो जैसे बैंकिंग सिस्टम का रिफॉर्म ये है कि सारे बैंकों का रेगुलेटर कौन है? कौन है? आरबीआई। आरबीआई है। पहले इसका रोल रेगुलेटर का था, पहले आरबीआई का रोल रेगुलेटर का था। अब इसके रोल को क्या किया गया? चेंज कर दिया गया, और इसके रोल को कर दिया गया फैसिलिटेटर का। पहले आरबीआई हंटर चलाता था, जो बैंकों को बोल दिया सारे बैंकों को आंख बंद करके वो रूल फॉलो करना होता था। बैंक जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बोल दिया, बैंक वही इंटरेस्ट रेट पब्लिक से चार्ज कर सकते थे। लेकिन जब फैसिलिटेटर का रोल हुआ तो फिर आरबीआई को बोला गया तुम बैंकों के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करो, उनके ऊपर अपने नियम मत थोपो, बैंक को बस एडवाइस कर दो कि उनका इंटरेस्ट रेट ये होना चाहिए, बाकी वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर पाएंगे। तो रेगुलेटर के रोल में पहले आरबीआई ही इंटरेस्ट फिक्स करता था फॉर अदर बैंक्स। अब इसको फैसिलिटेटर के रोल में इसने फ्री प्ले कर दिया, मतलब बैंक चाहे तो अपने रेट से लोन पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? क्लियर है सर। तो रेगुलेटर के रोल से बैंक को कौन से रोल में डाल दिया गया? फैसिलिटेटर का। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज में बदलाव हुआ है, इस पे ज्यादा फोकस अपने को नहीं करना, ठीक है। इसमें ये याद रखना बस, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बैंकिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आए हैं। इसमें मेन रिफॉर्म यही आया है कि आरबीआई का रोल रेगुलेटर का था, उसके रोल को चेंज करके फैसिलिटेटर का कर दिया गया, दैट्स इट, ठीक है। देन बारी आती है तीसरे रिफॉर्म की। तीसरा रिफॉर्म जो होता है वो फिस्कल रिफॉर्म कहलाता है, और ये जो फिस्कल रिफॉर्म होता है ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को लेकर होता है। आपको मैंने पूरा बजट चैप्टर पढ़ा दिया है, और मैंने आपको ये बताया है कि सरकार खर्चा तभी कर पाती है जब सरकार के रसीद आएगी, रिसिप्ट होगी या रेवेन्यू होगा। सही बात है कि सही गलत बात है, ये बताओ। यस यस सर। तो भाई फिस्कल रिफॉर्म में बेसिकली ये किया गया कि हमारे यहाँ जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक बांटा गया डायरेक्ट टैक्स में, किसमें? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरे बांट दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स में, ताकि लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, आपकी ये इनकम पे चार्ज किया जाता था, इसका बर्डन सीधे आप पे ही आता है, आपकी इनकम पे चार्ज किया जाता है, इसलिए इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। आप कंपनी चला रहे हो तो कंपनी पे चार्ज किया जाता है, इसे कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली आप पे चार्ज किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेसमैन पे कर देता है, बाद में आपसे वसूलता है, तो इनडायरेक्टली इसका बर्डन आपके ऊपर आता है। इसका जैसे एग्जांपल जीएसटी हो गया। तो हमारे देश का फिस्कल रिफॉर्म यही था कि टैक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्स तो बेटा सबको चुकाना होगा, डायरेक्टली नहीं चुका रहे हो तो इनडायरेक्टली चुकाओगे। जिस कंप्यूटर से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, जब उसको खरीदा था तो भी मैंने टैक्स दिया था, वो इनडायरेक्ट टैक्स था। जो मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ उस पर भी मैंने सरकार को टैक्स दिया है, जो मैं रिचार्ज कराता हूँ मैं उस पर भी सरकार को टैक्स देता हूँ। तो सरकार को ये पता है कि डायरेक्टली लोग टैक्स देने से कतराते हैं, तो अब जहां जहां ट्रांजैक्शन करोगे हर चीज पे टैक्स लगा दिया गया है, इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बात समझ आ गया, ठीक है। देन हमारे यहाँ फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म लाया गया। फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म मतलब होता है हमने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए अपने रुपी का डिवैल्यूएशन कर दिया। डिवैल्यूएशन करने का मतलब ये होता है बेसिकली कि जैसे $1 ₹70 का है, तो गवर्नमेंट खुद से इस $1 को $80 का कर देगी। ये डिवैल्यूएशन है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे आप एक्सपोर्ट जब करोगे, क्या करोगे? क्या एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? बेसिकली पहले जब बेच रहे थे तो $1 का ₹70 मिल रहा था, अब उस $1 का आपको कितना रुपए मिलने लग जाएगा? ₹80 मिलने लग जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना?
फिर से बोलूं, गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में ये किया है कि रुपये का डिवैल्यूएशन कर दिया। डिवैल्यूएशन करना मतलब हमारे रुपए की वैल्यू खुद ही गिरा दी, ताकि रेट बढ़ेगा तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इससे फायदा होगा। और हमने एक पॉलिसी डाली जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इस पॉलिसी में हमारा टारगेट बेसिकली ये था कि बेटा हमने तो रुपए को डिवैल्यूएट कर दिया है, अब विदेशों में जैसे खरीदोगे तो सामान महंगा पड़ेगा, लेकिन बेचोगे तो बहुत कमाई हो जाएगी। तो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया और इससे ये डिसाइड किया कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हमारी कमाई बढ़ेगी। बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। भाई अभी तो 70 रुपए में बेच रहा है, सरकार इसको 80 का रेट कर देगी, तो जितना बेचेगा उतनी ज्यादा तो तेरी कमाई बढ़ेगी। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ये है बेसिकली फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म। तो ये 4 तरह के रिफॉर्म लाए गए। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? क्लियर है सर पूरा। तो ये पूरा लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। अब आप इसको बुक से पढ़ोगे ना, एक बार में आपको समझ आएगा और इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अगला मेजर जो सरकार ने लिबरलाइजेशन के बाद लाया, वो मेजर लाया प्राइवेटाइजेशन का मेजर। कौन सा मेजर? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर in the ownership of स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जितने सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज थी, जब उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हिस्सा देना चालू कर दिया सरकार ने, तो इसे प्राइवेटाइजेशन बोला गया। तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सरकार ने 2 चीजें करी। एक चीज तो ये करी कि आउटराइट सेल कर दी। आउटराइट सेल कर दिया। आउटराइट सेल करने का मतलब, जो पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती थी, पीएसयू होती थी, सीधा सीधा इसको सेल कर दिया गया। किसको? प्राइवेट सेक्टर। जैसे निकट भविष्य में ये हो सकता है कि पूरा का पूरा रेलवे जो अभी सरकार के कंट्रोल में है, सरकार पूरा का पूरा इसको सेल कर दे या बेच दे प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन को, जैसे अडानी को या अंबानी। तो अभी तक जिस चीज पर पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था, जब ये प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाएगा तो यही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हो गई हैं, जैसे 99 ईयर्स के लिए देश के 6 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो पहले सरकारी कब्जे में थे, उसको बेच दिया गया, मतलब लीज पे दे दिया गया है अडानी ग्रुप को, जिसमें रायपुर का एयरपोर्ट भी आता है। ये बात पता था कि नहीं पता थी? नो सर। तो भाई गवर्नमेंट बोलती है कि क्या वो बोझ पाले हम बिजनेस करने का, उतनी कमाई होती नहीं है, तो वो क्या बोलती है, आओ प्राइवेट सेक्टर हमारा बिजनेस उठा लो। तो जब पूरा पूरा बिजनेस उठा के बेच देंगे तो ये भी प्राइवेटाइजेशन है। और जब पूरा पूरा बिजनेस नहीं बेचना होगा तो इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो सरकारी अंडरटेकिंग है जिसपे गवर्नमेंट की फुल ओनरशिप है, उसके कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। इससे प्राइवेट सेक्टर उन शेयर्स को खरीदेगी तो सरकार को पैसे मिलेंगे और वो से अपने कर्जों को या डेप्थ बर्डन को पूरा करेगी। यार देखो, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना होता है और पैसा निकालना मतलब डिसइन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अभी LIC पे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे 100% शेयर होल्डिंग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, 100% शेयर होल्डिंग अभी जैसे गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट क्या प्रपोजल जा रही है कि LIC जो है बहुत कर्जे में जा रहा है, तो इसके कम से कम 20% शेयर क्या किए जाएं, सेल कर दिए जाएं प्राइवेट सेक्टर को। तो पूरा अंडरटेकिंग थोड़ी उठा के बेचे, हमने परसेंटेज ऑफ शेयर बेचा। तो 20% जब प्राइवेट सेक्टर क्या जाएगा तो सरकार को पैसा रिसीव होगा, तो और फिर स्मूथली काम कर पाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन में यही करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाते हैं 2 तरीके से, या तो पूरी पूरी इंडस्ट्री उठा के बेच दो या उसके कुछ शेयर्स उठा के बेचो। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? यस सर, आ गया समझ। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? क्लियर है सर पूरा। क्लियर है। तो अब इससे क्या होता है, अच्छा तो है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन ना थोड़ा सा नुकसान भी है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आएगी कि सरकारी नौकरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं,
क्योंकि सब तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जा रहा है। सही बात है कि गलत बात है? यस सर। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि हम सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बेच रहे हैं, हम बेस्ट परफॉर्मर्स को रिटेन करेंगे। बेस्ट परफॉर्मर इन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो बेस्ट परफॉर्मर होगा हम उसको रिटेन करेंगे। हम पूरी इंडस्ट्रीज नहीं बेच रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी तो हमारी 3 कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मर की, अगर आप इसमें आते हो तो आप निश्चिंत रहो, आपकी सरकारी नौकरी भी बची रहेगी और वो इंडस्ट्री भी बची रहेगी। तो ये कैटेगरी है मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। ये 3 कैटेगरीज है बेटा। मिनी रत्न सबसे छोटी कैटेगरी है, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो पीएसयू हैं उनको एनकरेज किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके कि वो एफिशिएंसी से काम करें। अगर एफिशिएंसी से काम करोगे और प्रॉफिट कमा के दोगे, कर्जे में नहीं जाओगे, तो तुमको मिनी रत्न का टैग मिलेगा। तो अभी इंडिया में एट टोटल 75 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनी रत्न कैटेगरी में। आप बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? बात समझ आई कि नहीं? मिनी रत्न समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर है सर, क्लियर। मिनी रत्न के बाद आता है नवरत्न। नवरत्न की स्कीम कहां से आई है? तो एक राजा थे किंग विक्रमादित्य, उनके दरबार में ना 9 नाइट्स होते थे या 9 काउंसिलर्स होते थे। ये बेस्ट मैन होते थे, ठीक है। इनका कैबिनेट इन 9 लोगों से बनता था, तो वहीं से नवरत्न आया है। ये नवरत्न जो है वो 9 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को बोला जाता है। सरकारी कंपनी, प्राइवेट की बात नहीं हो रही है। 9 प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको नवरत्न बोला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है महारत्न। महारत्न का स्टेटस 2009 से दिया जाने लगा जो अटमोस्ट एक्सीलेंट परफॉर्मर्स है हमारे देश के, एक्सीलेंट परफॉर्मर्स है जो पीएसयू, उनको महारत्न का स्टेटस दिया जाने लगा। जैसे हमारे देश के कुछ महारत्न कंपनियों के नाम आपको बताऊं तो कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, बीपीसीएल भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब जो है महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? तो पब्लिक सेक्टर यस सर। खत्म हो इसलिए 3 स्कीम निकाली गई, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। आपको एकदम अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना ये बताओ? यस सर, आया। आ गया। एग्जाम में ना कई बार एक चीज पूछ देगा, याद रखना, ब्रैकेट में बना दे रहा हूं। सिरसिला ट्रेजेडी क्या थी? एग्जाम में पूछ देगा, क्या पूछ देगा? सिरसिला ट्रेजेडी क्या थी? बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिरसिला एक छोटा सा शहर है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। ये बेसिकली अपनी पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस था, पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस था। तो आंध्र सरकार ने क्या किया, सिरसिला एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको प्राइवेटाइज कर दिया। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज होगी तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा? बिजली बिल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ, बिजली बिल एकदम ज्यादा आने लग गया। तो पहले यहाँ के लोगों ने एजिटेशन किया, आंदोलन किया, सरकार ने कुछ नहीं सुनी, तो 50 लोगों ने मिलकर एक साथ मास सुसाइड कर दिया, एक साथ आत्महत्या कर दी। इसीलिए इसे सिरसिला ट्रेजेडी कहते हैं। समझ आ गई क्या ट्रेजेडी क्या थी? यस सर। तो ये बात याद रखना यार, ये सिलसिला ट्रेजेडी का कंसेप्ट है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन को आज थोड़ा सा पढ़ लो भैया, ये 2 को करके रखो तो कल मैं आपको ग्लोबलाइजेशन बता के चैप्टर खत्म करवा दूंगा, बन जाएगा? यस सर।
श्रेयांश इतना पढ़ देगा आज? यस सर। सर ये ऑब्वियस गेन में क्या आएगा, ये यही सब एडवांटेजेस आएगा क्या प्राइवेट सेक्टर का? ऑब्वियस गेन में प्राइवेटाइजेशन के फायदे आएंगे। क्या आएंगे? फायदे। फायदे। कंपैरेटिव लॉस में नुकसान आएगा। क्या आएगा? नुकसान। एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है? बाकी ये सब तेरे Yes, sir. जितना पढ़ाया अभी तक, हाँ या ना? यस सर क्लियर है। चलो इतना कर। ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? Yes, यस sir. सर। परसों मनी एंड बैंकिंग के ऑफलाइन मिलना, ठीक है? यस सर। Yes, sir.